नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। कंप्लीट इंडियन पॉलिटी के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। यहाँ आज इस 5th क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकार जिसका भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक वर्णन किया गया। अब किस भाग में किस बारे में वर्णन किया गया, इन सभी के लिए आपको हमारी पिछली क्लासेस को देखना होगा। अगर आप अभी तक उससे नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप भले ही गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की नहीं तैयारी कर रहे तो भी हमारे मूल अधिकारों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संविधान की एक सबसे अच्छी खासियत यह है कि सब कुछ दिया गया है पर सब के साथ एक लगा दी गई लिमिट। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो वो आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए कंप्लीट चीजों को प्रदान करते समय भी ये देखा गया है कि सामने वाला उसको योग्य है या नहीं। जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं सठे साठम समाचरित, जैसा व्यक्ति वैसा आचरण करना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी लाइन के साथ। इस क्लासेस की मुख्य खासियत क्या है? सबसे पहले डिटेल एनालिसिस, पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिलता है, क्विज सेशन मिलती है और साथ में पीवाईक्यूज अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। अब ये पीवाईक्यूज अगर आपको अभी तक नहीं प्राप्त हुए, क्विज नहीं प्राप्त हो रहे, पीडीएफ नोट्स नहीं मिले, इनमें से कोई भी आपको समस्या आती है तो आपके पास एक नंबर है 9889057000 9889057003। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं समस्या, आपकी उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने समय आपके दिमाग में दो कर्तव्य आने चाहिए। अभी तक हम हर क्लास में पढ़ते थे कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो जो उधार का थैला कहा जाता है, इसमें मूल अधिकारों को किस संविधान से लिया गया है? तो याद रखिए, भारतीय संविधान में मूल संविधानों का जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। मतलब इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अमेरिकन संविधान से ग्रहण किया। जब संविधान प्रारंभ हुआ, जब भारतीय संविधान बना, तब मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु कालांतर में इनकी संख्या 6 हो गई है। एक मूल अधिकार था जिसको हम लोग संपत्ति के मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब इसको समाप्त कर कब किया गया तो उसके लिए याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 द्वारा। अगर इतनी लाइनें आपको कंफर्म हो गई हो, ये आपको कंफर्म हो गया हो, तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए भारतीय संविधान में वर्तमान समय में मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी है। अगर आप लोग सही बता लेते हैं तो चलिए हम लोग इसके बाद स्टार्ट करते हैं मूल अधिकारों के बारे में। अच्छा, मूल अधिकार होते क्या हैं? हकीकत में ये कौन सी ऐसी बला है कि जो आपको एकदम याद ही करना है? ऐसा तो है नहीं कि मूल अधिकारों के बिना संविधान नहीं चलेगा। मूल अधिकार होते क्या है? जैसे आपने किसी क्षेत्र में जन्म लिया, जस्ट सपोज आपने किसी क्षेत्र में जन्म लिया। अब जहां भी आप जन्म लेंगे वो क्षेत्र ये चाहेगा कि आप उसकी अंडर में काम करते रहें, कभी भी वहां से उभर ना सके। तो व्यक्ति के जीवन को सुचारू रूप से चलाने हेतु कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो अधिकार वहां के शासन के प्रति या वहां के राज्य के अगेंस्ट में दिए गए हैं। जैसे अगर आप किसी भी क्षेत्र में रहते हैं तो वहां की सरकार यही चाहेगी कि आप उनके लिए कार्य करें, कहीं बाहर ना जाएं, अपना जीवन यापन उनकी तरह करें, जैसा वो बोले वैसा करें। परंतु ये सारे सारे अधिकार आपको राज्य के अगेंस्ट में दिए गए हैं और ये आपके जीवन को उच्चतम बनाने के लिए कार्य करते हैं। अगर इनमें से आपके किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने की इच्छा तो आप उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आज के कंप्लीट सेशन को। आज के सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इंपॉर्टेंट, वो डिटेल क्लासेस में एनालिसिस करते हुए देखते हैं। पर आपको 2-3 पॉइंट्स याद होने चाहिए जो आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। क्या है? पहले इनकी संख्या कितनी थी? प्रारंभ संविधान के प्रारंभ होने पर इनकी संख्या 7 थी। वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी? वर्तमान समय में इनकी संख्या 6 हो गई है। 7 से 6 तक कब हुआ, किस तरह से परिवर्तन हुआ, तो वो आपको कंफर्म होना चाहिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 यानी 1978 द्वारा इसमें चेंजमेंट लाया गया। अब देखिए, अब हम लोग आगे क्लास को आज की क्लास को आगे करप करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। क्या क्या मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार संविधान के मूल अधिकारों का अनुच्छेद 12 से 35 तक के मध्य है। मूल अधिकारों के अधिकार के हनन होने पे आप उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय आप जाएंगे, जो याद रखिएगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे लगातार आर्टिकल्स पूछे जाएंगे कि कौन सा आर्टिकल कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब क्या इंपॉर्टेंट है, वो जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले आर्टिकल क्या है? जब कभी आप उच्चतम न्यायालय जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको आर्टिकल 32 का सहारा लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत, परंतु वहीं अगर आप हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 का। अब ये 32 में क्या है, 226 में क्या है, ये जैसे जैसे हम लोग संविधान को आगे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, इतना नाम याद रखिए कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकारों के हनन होने पे, तो हम आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अधिकारों के हनन होने पे। पढ़ा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया। परंतु जब हम लोग देखते हैं कि मूल अधिकारों को साचा किस तरह से स्ट्रक्चराइज्ड किया गया, जैसे समता के अधिकार को आर्टिकल
14 से लेकर 18 तक वर्णन किया गया। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 और 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करें तो इसका वर्णन आर्टिकल 25 से लेकर 28 के मध्य किया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में चर्चा करें तो आर्टिकल 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत वर्णन किया गया, जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाके अपने मूल अधिकारों के हनन की कंप्लेन रजिस्टर कराएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे 12 से 35, यहाँ आप देख रहे हैं इतने 32 तक ही हैं। बाकी आर्टिकल्स में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है कि उस बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है कि राज्य क्या होगा तथा राज्य की संकल्पना किस प्रकार से प्रस्तुत होगी। जैसे आप किसी ए नामक कंपनी में कार्य करते हैं और ये कंपनी आपका संविधानों आपके अधिकारों का हनन करती है, तो आपके केस में ए नामक कंपनी आपके लिए राज्य का कार्य करेगी। राज्य क्या है? हर वो 6 व्यक्ति, हर वो अधिकारी, हर वो क्षेत्रगण जो भी किसी के भी अधिकार के हनन योग्य है। सेकंड, जैसे आप नगर निगम जाते हैं, ये ए नामक कंपनी का नगर निगम है, बाई चांस जस्ट सपोज करते हैं ये यूपी का कानपुर का नगर निगम है। अगर कानपुर का नगर निगम आपके अधिकारों को हनन करता है तो ये चीज श्योरिटी रखिएगा, जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप हाई कोर्ट जाएंगे, तो आपके बिहाफ पे नगर निगम राज्य के रूप में कार्य करेगा। राज्य के हर वो शीर्ष अधिकारी, हर वो शीर्ष संस्था जो किसी के भी अधिकारों का हनन कर सके। राज्य की डेफिनेशन कंफर्म हो गया आर्टिकल 12 के तहत। अब देखते हैं आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 बहुत प्यारा सा, इसलिए आपको ये और अच्छे से याद हो जाएगा। कोई भी विधि, कोई भी अध्यादेश, कोई भी प्रथा, कोई भी रूढ़िवादी परंपरा, कोई भी प्रथा, कोई भी रूढ़िवादी परंपरा अगर मानवों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, अगर मानवों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो उस परंपरा को, उस अध्यादेश को उसी समय तत्काल रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। यही आर्टिकल 13 को हम लोग जुडिशली रिव्यू भी कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं। कोई भी विधि, कोई भी कानून बनता है, कोई भी अध्यादेश जारी होता है, कोई भी तरह की प्रथा होती है, कोई भी रूढ़िवादी परंपरा होती है, कुछ भी होता है, अगर वो मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है तो उसको तुरंत ही स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे समता के अधिकार के बारे में। हकीकत में समता का अधिकार है क्या, ये लोगों को प्रावधान क्यों किया गया और इसमें क्या क्या चर्चा की गई, ये देखते हैं। सबसे पहले जब समता के अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो अनुच्छेद याद रखिए कि इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के मध्य वर्णन किया गया। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण के बारे में चर्चा करता है। विधि के समक्ष क्षमता तथा विधियों का समान संरक्षण के बारे में। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, न ही आपके जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन अर्थात गवर्नमेंट जॉब के विषय में भी आप लोगों को समानता दी जाएगी। आर्टिकल 17 एकमात्र है जो दंडात्मक है। इन सभी में तो केस होगा पहले, उसके बाद निर्णय होगा। आर्टिकल 17 अगर अनुमान भी लगता है तो आपको तुरंत दंड देना पड़ेगा, दंडात्मक विधि है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत हो जाएगा। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, आप किसी भी तरह की उपाधि को नहीं ग्रहण कर सकते हैं, केवल जो भी उपाधि सेना द्वारा प्रदान की गई हो या आपने शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से वो उपाधि धारण की हो। अगर इन दोनों के अलावा कोई उपाधि है तो आपको लेने से पहले जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनसे आपको राष्ट्रपति जी से सहमति लेनी पड़ेगी। आर्टिकल कंफर्म, आर्टिकल 14 से 18 तक। अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि है क्या। आपको सिर्फ इतना ऊपर से पढ़ा के गायब हो जाया जाए तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझसे होगी डिटेल क्लासेस, डिटेल एनालिसिस, ताकि आपके क्वेश्चंस ना दूर जाए। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समझ समता एवं विधियों का समान संरक्षण। आप समझते किस प्रकार से हैं वो ध्यान रखिएगा। कैसे? पहले कानून के समझ समानता, कानून या विधि के समझ जो समता दी गई है ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। मतलब आप किसी भी तरह के हों, अगर आप भले ही गरीब हों, भले ही आप अमीर हो, दो व्यक्ति हैं, दोनों विधि के लिए समान होंगे, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। विधियों का समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण से क्या है कि जब परिस्थितियां समान होंगी तभी उन दोनों को जाके जो विधियों का समान संरक्षण है ये यूएसए के संविधान से लिया गया। अब इन दोनों के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों केवल तभी एप्लीकेबल होंगी जब परिस्थितियां समान हो। अगर परिस्थितियां भिन्न भिन्न होंगी तो ये दोनों से संबंधित रूल्स भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब इसके साथ ही अब आप इसका एक अपवाद भी लिख लीजिएगा।
आप कहते हैं कि विधियों का आपको कानूनों का समान संरक्षण दिया गया, परंतु एक अपवाद भी है, आर्टिकल 361, आर्टिकल 361। अब ये आर्टिकल 361 के बारे में कैसे आपको इतनी जल्दी पता होगा? जब आप सारी क्लासेस ले लेंगे तभी आज जाके आपको कंप्लीट रूम फॉर्मेट रूम में पता होगा। आर्टिकल 361 कहता है राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिए गए हैं, राष्ट्रपति को दिए गए विशेष अधिकार, राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिए गए। अब ये विशेष अधिकार है क्या? राष्ट्रपति अपने पद के दौरान जो भी कार्य करेगा उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। राष्ट्रपति के अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता है, ना ही किसी तरह की गिरफ्तारी की जा सकती है। अब अभी भी आर्टिकल 14 में हम लोगों ने पढ़ा विधि के समक्ष समान समान समता दी गई, विधियों का समान संरक्षण दिया गया, परंतु आर्टिकल 361 इसका अपवाद कर देता है। सांसदों की कुछ विशेष पावर दी जाती है। अब ये सारे सारे विशेष पावर क्या है? आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, या आर्टिकल 14 का अपवाद में आते हैं। तो इन चीजों को हम लोग अपवाद के रूप में ही याद रखेंगे, और ये हमेशा दिमाग में रखिएगा जब कभी आप किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी करेंगे, किसी भी तरह की बातचीत कर रहे होंगे, किसी तरह के आप क्विज में बैठेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 कहता है राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब राज्य प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को, प्रत्येक जाति के व्यक्ति को, प्रत्येक लिंग के व्यक्ति के प्रति समान रहेगा। अब इसके अपवाद देखो क्या है। आप जैसे किसी मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं, सार्वजनिक स्थलों के बारे में चर्चा करते हैं, मनोरंजन स्थलों के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि किसी भी तरह का अपवाद नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आपके मंदिर में कोई जॉब निकलती है तो क्या उस जॉब के लिए किसी मुस्लिम पक्ष के व्यक्ति को जॉब दी जाएगी? ये हुआ अपवाद। अपवाद याद रखिएगा और कुछ मत याद रखिएगा। इसी के तहत महिलाओं हेतु कुछ विशेष प्रावधान लिए जाते हैं, मातृत्व अवकाश की संकल्पना प्रस्तुत की जाती है। ये इन चीजों के अपवाद के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, और इसके साथ क्या गया था, इसके साथ SC ST आयोग, OBC आयोग, ये इसके अपवाद में, अपवाद के रूप फॉर्मेट में याद रखिएगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समझ समान समता। आर्टिकल 15 कह रहा था राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब चर्चा करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है गवर्नमेंट जॉब या लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अगर आपको लोक नियोजन या गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी तो समान अवसर सभी लोगों को प्रदान किए जाएंगे। आर्टिकल 14 में बात कह दी कि समान लोक नियोजन के बारे में चर्चा करते हैं। है क्या? डिटेल में पढ़ने की इच्छा है? राज्य नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे धार्मिक स्थलों में धर्म के दोनों स्टेप में देख सकते हैं कि धार्मिक स्थलों पे किसी भी, जैसे हिंदू धर्म का कोई मंदिर है या मुस्लिम धर्म के कोई चर्च है, वहां पे जॉब केवल उसी धर्म के लोगों को मिलेगी। कि गवर्नमेंट जॉब में भी थोड़ी सी भेदभाव होता रहता है। इसके साथ ही भेदभाव में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OBC को कुछ छूट दी जाती है, SC को कुछ अलग से प्रावधान मिल जाते हैं, ST आयोग को कुछ अलग से मिल जाते हैं। तो ये सब अपवाद के रूप में याद रखिएगा। भारतीय संविधान की बहुत अच्छी खासियत भी है कि भारतीय संविधान स्ट्रांग भी होता है, वहीं पे सॉफ्ट हो जाता है। जहां ये कठोर होता है वहीं ये लचर व्यवस्था भी दिखाता है। अब अगले बारे में देखते हैं। अगला क्या है? मंडल आयुक्त भी इसकी अपवाद के रूप में आता है। मंडल आयुक्त था क्या? मंडल आयुक्त OBC आरक्षण के प्रति कार्य करता है, इसलिए मंडल आयुक्त आप लोग याद रखिएगा। मंडल आयुक्त का जब भी मंडल कमीशन का नाम याद है तो याद रखिए ये OBC कमीशन के पर कार्य करता है। OBC के लिए सरकारी नौकरी में 27% के आरक्षण ये मांग की थी। अतः वर्ष 1990 में VP सिंह सरकार द्वारा OBC के लिए सरकारी नौकरियों में 27% के आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। OBC वालों को 27% की जो व्यवस्था की गई थी मंडल आयोग द्वारा व्यवस्था की गई थी। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। ये एकमात्र भारत का दंडात्मक है। मतलब अगर आपको अस्पृश्यता करते हुए या छुआछूत फैलाते हुए देखा जाता है तो डायरेक्ट आप में पनिशमेंट होगी। है क्या? राज्य सार्वजनिक पूजा स्थल, दार्शनिक स्थल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान में किसी भी तरह का भेदभाव एवं छुआछूत का प्रोत्साहन नहीं करेगा, छुआछूत जैसी चीजों को नहीं फैलाएगा। फिर हम लोग देखते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत किया जाए। उपाधियों का अंत से मतलब क्या है? पहले बहुत सारे लोग जमींदार होते थे, राजा होते थे, महाराजा होते थे, वे खुद को स्वतंत्र रहते थे तथा खुद को एक उपाधि दे के रखते थे, परंतु इन सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अब केवल और केवल आप कौन कौन सी उपाधि धारण कर सकते हैं? अगर आप भारत रत्न ग्रहण करते हैं, किसी भी तरह का कीर्ति रत्न, परमवीर चक्र, पद्म भूषण, परम, और इसके साथ सेना से मिली हुई उपाधि, विद्या एवं एजुकेशन से मिली हुई उपाधि, जैसे आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप मेजर बन गए, आप सूबेदार बन गए, आप क्या हो गया,
आप मेजर बन गए, आप सूबेदार बन गए, आप लेफ्टिनेंट बन गए इत्यादि, जब इस तरह की जितनी भी उपाधि होंगी वो केवल आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और तरह की उपाधि ग्रहण करने की इच्छा है तो आपको करना क्या होगा, आपको राष्ट्रपति जी से कोई भी नागरिक किसी भी देश या राज्य की कोई उपाधि, भेंट, उपलब्धि बिना राष्ट्रपति की परमिशन के स्वीकार नहीं कर सकता। अगर आप राष्ट्रपति की परमिशन ले लेते तो फिर आप स्वीकार कर सकते होंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन आपको कैसा लगता है? कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान का एक और बड़ा हसीन सा मोखड़ा, स्वतंत्रता का अधिकार एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोनों छोटे छोटे, अगली क्लास में हम लोग ये तीन और कवर कर देंगे। इस तरह से आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। नहीं, एक काम करते हैं, तीन तीन स्टेप में कर लेते हैं। कल की क्लास में हम लोग कवर करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के कुछ पॉइंट्स बच जाएंगे, वो पॉइंट्स और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अर्थात 2 और क्लास लगेंगी जहां पे हम लोग मूल अधिकार से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर हैं। धन्यवाद दोस्तों।